गुलामी की जंजीरों से मां भारती ने पाई थी आजादी। हारे थे कपटी अंग्रेज, जीती थी खादी। शुभ दिन आया है आज वही जब हमने पाई थी आजादी। मुबारक हो आप सभी को जश्न आजादी। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। भारत अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ का जश्न मना रहा है और ये सभी देशवासियों के लिए गौरव के क्षण हैं। 15 अगस्त 1947 को देश सैकड़ों वर्षों की गुलामी की बेड़ियों से आजाद हुआ था। आजादी के इन वर्षों में हिंदुस्तान ने सभी क्षेत्रों में तरक्की की है। विज्ञान, तकनीक, कृषि, साहित्य, खेल आदि ये सभी क्षेत्र हैं जहां पर तिरंगा बड़ी शान से लहराया है। और इसके बावजूद हमने बहुत कुछ खोया भी है, जैसे समन्वयवादी दृष्टिकोण, नैतिक मूल्य, धार्मिक सहिष्णुता, परस्पर प्रेम और भाईचारे का भाव और न जाने क्या क्या। इन 75 सालों में देश में काफी कुछ बदला है। आजादी के वक्त हम 34 करोड़ थे, आज 136 करोड़ से भी ज्यादा हैं। उस वक्त आम आदमी की सालाना कमाई 274 रुपए थी और आज 1 लाख रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। अंदाजा लगाइए, लगातार देश की जीडीपी में बढ़ोतरी हुई है। तब से लेकर अब तक सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य, खेल और तकनीकी आदि क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर विकास यात्रा में देश ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। 75 वर्ष की इस विकास में नए कीर्तिमान तो बने हैं, तो आज इन पलों में यह चिंतन करना भी बेहद आवश्यक है। सवाल यह है कि एक देश और व्यक्ति के रूप में आज हम कहां पर खड़े हैं। सवाल यह भी कि आजादी के 75 वर्षों के बाद हमने क्या खोया, क्या पाया। इसी पर करेंगे चर्चा और हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियो में तमाम मेहमान भी हैं। आइए मैं आपका परिचय करवा देती हूं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चंद्रशेखर तिवारी जी, संस्कृति बचाओ मंच से। बहुत स्वागत है सर आपका। स्वागत है आपका, नमस्कार। और साथ ही मौजूद हैं पुष्पेंद्र मिश्र जी, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज से। मिश्र जी बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार, जय हिंद। तो शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगी पुष्पेंद्र मिश्र जी। किस तरीके से आप देखते हैं आजादी के ये 75 वर्ष, जहां पर एक अलग ही आलम है, जहां पर कुछ अलग अंदाज में जश्न आजादी मनाया जा रहा है, लेकिन इस पूरे 75 वर्षों की यात्रा में आपको क्या लगता है, एक आजाद हिंद के बाशिंदे होने के नाते कितने आजाद हैं हम? इस विषय पर कितना आपका चिंतन है, मंथन है, आपसे समझना चाहेंगे। जी, निश्चित तौर पर सुनीता जी, पहले तो जय हिंद आप सभी को। और जैसा कि हम 75वें साल में अमृत महोत्सव मना रहे हैं आज़ादी का, और जब 15 अगस्त और 26 जनवरी आती थी, जब हम लोग पढ़ते थे, तो एक दिन पहले से ही तैयारियां चालू हो जाती थी पूरे विद्यालय में। और पूरा हमारा जो गणवेश होता था, वो गणवेश बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए और पूरी तैयारी होती थी। हम राष्ट्रगीत जो होते थे वो हम तैयार करते थे, सभी लोग आपस में, जो हमारे मित्रगण थे, हमारी बहनें थीं। और वो जो खुशी होती थी उसको मैं आज अनुभव कर पा रहा हूं। रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे सुनीता जी। और ये जो 15 अगस्त है, 15 अगस्त जो 75वां है, जब हम आज प्रवेश कर रहे हैं, निश्चित ही ये हमारे ऐसा सुखद क्षण है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसा कि आज का विषय है, क्या खोया और क्या पाया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमने खो दी हैं। आपस में हम भाईचारा खो चुके हैं। जो एक समाज में हम जब रहते थे, गांव का अगर आप परिवेश देखें, तो चाहे वह किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, अगर उसके घर में शादी होती थी तो ऐसा लगता था कि हमारे घर में शादी हो रही है। उसकी तैयारियां पूरे समाज के लोग करते थे, चाहे वो दूसरे समाज के भी हों, लेकिन ऐसा लगता था कि वो हमारे घर की बालिका है, हमारी बहन है, उसकी शादी की जा रही है। तो ये जो आपस में एक भाईचारा होता था, एक मेल मिलाप का जो वह परंपरा थी, वो आज कम होती जा रही है सुनीता जी। ऐसी ही बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमने क्या खो दिया है, इस पर अगर हम विचार करें तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि हमारे पास भंडार, अन्न का भंडार बहुत है, ठीक है, लेकिन जो कृषि, चूंकि हमारा भारत देश जो है कृषि प्रधान देश कहलाता है, कृषि के क्षेत्र में हम सबसे बड़े और बड़े ताकतवर देश के रूप में हैं। यहाँ से बहुत सारा अनाज बाहर विदेशों में भी जाता है, निर्यात किया जाता है, और बहुत सारी चीजें हम आयात में भी लेते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, मेरे मत के अनुसार, कि ये जो आजादी का जो हम जश्न मना रहे हैं, उसको सच में अगर हमको इस आजादी के जश्न को लगातार अगर रखना है, तो हमें समाज को भी आगे बढ़कर के उस समाज के मूल्यों को समझना पड़ेगा। उस समाज के प्रेम रूपी तानावाना, जो हमारा प्रेम रूपी धागा है, जैसे कि हमारा ये जो तिरंगा है, ये तिरंगा 3 रंगों से है। जैसा एक गीत है, मैं गुनगुना सकता हूं अगर,
तो 15 अगस्त तेरा नाम है पावन, जैसे महीनों में है सावन। याद दिलाता है बलिदान की, खुदीराम चंद्रशेखर वीर महान की। झंडा तू है कितना मन भावन, आजादी का बना है पंडा, जैसे लगता है ये पंडा। आजादी का है मधुवन, 15 अगस्त तेरा नाम है पावन, जैसे महीनों में है सावन। जैसे सावन महीना होता है वैसे ही है 15 अगस्त में, जब हमारा 15 अगस्त आता है तो जब हमारा झंडा फहराया जाता है हमारे पूरे, चाहे वह विद्यालयीन क्षेत्र में हो, चाहे वह प्रशासनिक क्षेत्र में हो, पूरे, जबकि इस बार तो पूरे देश में ये तिरंगा झंडा, पूरा देश जो है हमारा वो तिरंगे झंडे से पूरा सरोबार हो गया है। जैसे हमारे शरीर में हमारे कपड़े होते हैं, हमारे रंग रंग में, हमारे रोम रोम में यह तिरंगा झंडा समाहित हो चुका है। सुनीता जी, निश्चित ही यह गौरव का क्षण है, इसे हमें भूलना नहीं चाहिए। जबकि हम हमारे देश के लिए, जब आप सोचें कि जब हम पढ़ते थे तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी या 10वीं तक, तो हमने ये देखा है कि जब हमारे देश ने आजादी के लिए कितनी लाखों माताओं ने अपनी गोद सोनी करी होगी। सोचिए आप, हमारी बहनों के मां का सिंदूर पुछ गया होगा। आप सोचिए कुछ पुत्र या पुत्रियां पिता विहीन हो गई होंगी, और जब हमारी माताएं उन अपने बालक बालिकाओं को फौज की भर्ती के लिए या कि जाइए आप और हमारे देश की रक्षा करिए, तो कितनी कठिन अपनी छाती में पत्थर रख करके वो अपने बच्चों को भेजती रही होंगी। तो निश्चित ही ये जो हमारा पल है, ये जो हमारी आजादी है, वह बहुत ही मेहनत के साथ हमको प्राप्त हुई है। और इस आजादी को हमें, जो हमारे आज के राजनेता हैं, उनको समझनी होगी। वह राजनीतिक दृष्टिकोण को लेकर के हमारे देश को एक तरफ नहीं रखें, वह राजनीति तो करें, लेकिन हमारा देश पहले है, क्योंकि जननी जन्मभूमि स्वर्गादप गरियसी, जननी माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। जी सुनीता जी, बहुत सुंदर बात पुष्पेंद्र मिश्र जी आपने की। और बिल्कुल निश्चित तौर पर जब पूरे आजाद हिंदुस्तान में गगनचुंबी रूप से 3 रंग का ये ध्वज लहरा रहा है, एक अलग ही नजारा है, अद्भुत नजारा है। लेकिन आपने यहाँ पर एक जो जिक्र किया है, उसमें कहीं ना कहीं राष्ट्र के ऊपर एक राजनीति भी हावी होती नजर आ रही है। लगातार पिछले कुछ परिदृश्य में हम देख रहे हैं जहां पर एक राष्ट्र के रूप में, एक सशक्त राष्ट्र के रूप में भारत जो कि आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया भारत की तरफ टकटकी लगाए देख रही है, विश्व गुरु के रूप में भारत उभरता नजर आ रहा है, वहां पर जो अंदरूनी कलह है वो सबसे ज्यादा घातक साबित हो रही है। मैं यहां पर महेंद्र मिश्र जी आपका रुख करना चाहूंगी, इस अंदरूनी कलह के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो समय था जब हम आजादी की तरफ आगे बढ़ रहे थे, कुछ आस्तीन के सांप उस वक्त भी थे और कुछ आज भी हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीति भी हमारे देश के ऊपर एक जो साफ सुथरी छवि उस पर दाग लगाती हुई नजर आ रही है। जहां पर एक साथ हमें आजाद हिंद के तौर पर आगे बढ़ना चाहिए था, वो तिरंगा एक साथ यात्रा के रूप में निकलना था, लेकिन यहां पर राजनीति भी हावी हो रही है। क्या इन तमाम चीजों में राजनीति होनी चाहिए? जहां पर देश की बात हो, जहां पर तमाम ऐसे हमारे बलिदानी हैं, शहीद हैं, जिन्होंने इस मिट्टी को पावन समझते हुए अपने माथे पर तिलक लगाया, अपने भाल पर सजाया, वहां पर इस तरीके की राजनीति कितनी सही लगती है आपको? सबसे पहले तो मैं इस 75वें वर्ष की सभी देशवासियों को, सबको बधाई देना चाहूँगा। साथ में ये बात कहना चाहूँगा कि इन 75 वर्षों में, जिस समय भारत आज़ाद हुआ था, तो आज़ादी के बाद बहुत सारी चीज़ें थीं जिस पटल पे भारत की आज़ादी मिली थी, उस पटल पे भारत की स्थिति बहुत ही दयनीय, बहुत ही बिगड़ी हुई स्थिति थी। तब से आज तक के सफ़र में भारत निसंदेह हर क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाया है। भारत चाहे सूचना प्रौद्योगिकी की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे अपन समाज की बात करें, चाहे प्रगति की बात करें, चाहे पूरे विश्व में अपने एक स्थान बनाने की बात करें, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। योजनाओं में इतनी सशक्तता आई है, इतनी सशक्त रूप से योजनाएं हुई हैं। ये योजनाएं, ये सारी चीज़ें गाँव से, चूँकि भारत का निर्माण गाँव से शहर की तरफ हुआ है, गाँव से पूरे देश का निर्माण हुआ है, तो योजनाएं तो बनी है, लेकिन उन योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी तरीके से ग्रामीण या निचले स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। आज इस 75वें वर्ष में जिस तरीके से भारत की आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारी की गई है, निसंदेह आज जो आज़ादी की ये तैयारी की गई है, जो आज़ादी के जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा है, जन जन तक वो राष्ट्रीय भावना के साथ ओतप्रोत है। एक बच्चे से लेकर बड़ा तक अगर ओतप्रोत हुआ है तो इसका एक अच्छा मैसेज है, अच्छी बात है। क्योंकि अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की भी बात आती है। कहीं ना कहीं जब संवैधानिक तरीके से कोई पद, कोई संस्थान को ये जिम्मेदारी दी जाती है, राष्ट्रीय लेवल पर दिया जाता है, तो उसका अपना एक स्थान होता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि
भारत पूरी तरीके से पूरे विश्व गुरु के रूप में पूरे देश में पूरे विश्व में जाना जाने लगा है। भारत की प्रगति इतनी तेज़ी से हुई है, इस प्रगति को बड़े स्तर से लेकर निचले स्तर तक लाने की आवश्यकता है। आज भारत की सारी योजनाओं का क्रियान्वयन की शुरुआत तो हुई है, लेकिन वो उस गांव तक नहीं जा पाई। उस गांव का एक व्यक्ति, गरीब व्यक्ति उस तक नहीं पहुंच पाई जिससे उसको उसका लाभ मिल पाए। आज देश के हर व्यक्ति का जिस तरीके से भारत की आज़ादी के लिए एक उत्साह दिया जा रहा है, उसी तरीके से हर योजना, हर विकास की बात को वहाँ तक पहुँचाने की बड़ी आवश्यकता है। पाने की बात है जहाँ तक है, निसंदेह आज इन 75 वर्षों में हम इस बात को बड़ा गर्वान्वित महसूस करते हैं कि हम उस भारत के व्यक्तित्व हैं जो आज की डेट पर पूरे विश्व में विश्व गुरु माना जा रहा है। और हर चाहे शिक्षा हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, भारत का अपना एक स्थान सर्वोच्च हो चुका है। लेकिन जहाँ खोने की बात है, हम इस बात को जरूर खो लिए हैं कि परिवारवाद जो था, जो समाज में एक संगठित परिवार, संगठन की जो शुरुआत हुई थी, आज पार्टीगत हो गया है। राजनीतिक परिक्षेत्र तो एक बड़ा संगठन का स्वरूप तो बन गया है, लेकिन एक परिवारवाद में जो संगठन था, जो एक सामूहिक परिवारवाद था, वो परिवारवाद में बहुत कमी आई है। गांव से शहर की ओर लोग पलायन तो हुए हैं, लेकिन गांव की संस्कृति, सभ्यता, संस्कार को लेकर शहर तक नहीं आए हैं। वहाँ से शुरू हुए हैं, कहीं न कहीं आधुनिकता के पाने के चक्कर में पुरातन को लोग खोने का एक बहुत बड़ा दुख है। हमें इस बात के भी एक जागरूकता लाने की आवश्यकता है कि हम लोगों के अंदर उस जागरूकता को लाएं कि वो समाजवाद, वो परिवारवाद, जो सामूहिकता को लेकर एक संगठन को, पूरे भारत को एक संगठित और एकत्रित करके एक निचले स्तर के व्यक्ति को, एक छोटे परिवार को भी एक सशक्त बनाने की जो योजना है, उस योजना को हमें यदि पालन करना है तो हमें उस परिवारवाद, उस सामूहिकता को लेकर चलना पड़ेगा। आज कहीं ना कहीं हम इस विषय को भी वो कर रहे हैं कि जहाँ बड़े आयोजन की बात की जाए, सामाजिक रूप से बड़े आयोजन की बात की जाए, तो जो पैसा, जो धन खर्च किया जाता है किसी बड़े आयोजन में, बड़ी व्यवस्था को बनाने में किया जाता है, कहीं ना कहीं उसका एक बड़ा स्वरूप नीचे स्तर के एक ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। भारत चूँकि शुरू से ही किसानों का देश रहा है, तो किसानों की स्थिति आज भी ये स्थिति है कि अगर अपन विश्व में बड़े व्यापारी की बात करें, बड़े व्यापार की बात करें, आज की डेट पे जो देश के बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनका एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, बड़े स्वरूप में वो आ चुके हैं। उनकी वजह से देश का जो ग्लोबल है, भारतीय स्तर पे, बड़े स्तर पे तो देश के विकास में बहुत बड़ा सहयोग प्रदान कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि एक किसान है, उसको यदि कहीं धन की आवश्यकता है, कहीं बैंक से किसी सपोर्ट की आवश्यकता है, उस स्तर तक उन योजनाओं में क्रियान्वयन सरलता नहीं आई है, उसकी भी बड़ी आवश्यकता है। आज इस मौके पर मैं ज़रूर कहना चाहूँगा और आपके माध्यम से इस बात का ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि देश में की जो योजनाएं तो बहुत अच्छी बनी गई है। और आज इन 75 सालों में योजनाओं का क्रियान्वयन का जो रेशियो है 60-40 है। 60% तक सारी योजनाओं का पूरी तरीके से पालन हो रहा है, उसका लाभ भी पूरे देश को मिल रहा है, विश्व लेवल पे मिल रहा है। लेकिन 40% योजनाएं जिनका अभी क्रियान्वयन पूरी तरीके से नहीं हो पाया है, उनके क्रियान्वयन के लिए बड़ी सख्त आवश्यकता है कि निचले स्तर से उसकी शुरुआत की जाए। बिल्कुल, तो योजनाएं तो बहुत सी बन रही है, लेकिन क्रियान्वयन किस तरीके से हो ताकि जो सबसे आखिरी व्यक्ति है समाज का, उस तक भी योजनाएं पहुंच सके और सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ पहुंचे। और जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, हम आजादी जब मनाएं तो हर बच्चा शान से ये कहे कि वाकई हम आजाद हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं, हमारे लिए तमाम योजनाएं हैं जो वो हम तक पहुंच रही है। क्योंकि जिस तरीके से हर हाथ में झंडा पहुंच रहा है, सरकार ये कोशिश कर रही है कि उस यात्रा में सब शामिल हो, तो उस यात्रा में भी सब शामिल हो जहां विकास की बात होती है। और विकास की यात्रा में अगर आपको सभी को शामिल करना है तो निश्चित तौर पर हर व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाना बहुत जरूरी है। हमारे साथ चंद्रशेखर तिवारी जी भी हैं, संस्कृति बचाओ मंच से। संस्कृति की बात जब आती है चंद्रशेखर जी, भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य माना जाता है, शुरुआत से ही एक अलग पहचान है जहां पर हम 3 रंगों को वाकई यथार्थ तौर पर जीते हैं। जहां पर हरा रंग हमारे लिए आन बान शान का प्रतीक है, तो कहीं ना कहीं भगवा भी हमारे लिए सर चढ़कर बोलता है, जुनून के साथ बोलता है। जो सफेद रंग है वो हमारी शांति का प्रतीक है। लेकिन देश में जो मंजर देख रहे हैं, जो पिछले कुछ घटनाक्रम हम देख रहे हैं लगातार, निश्चित तौर पर देश के पास गर्व करने के लिए उपलब्धियां तो हैं, लेकिन अफसोस जताने के लिए बहुत सारी वजह भी मिल गई हैं। क्या कहते हैं? सबसे पहले तो मैं वीआईपी न्यूज़ के माध्यम से वीआईपी न्यूज़ के दर्शकों को आज़ादी के अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, बधाई देता हूं कि 75वां हम ये अमृत महोत्सव मना रहे हैं अपनी आज़ादी का। और घर घर तिरंगा का जो आह्वान है, आज 3 दिन पहले से देश का माहौल दिख रहा है कि देश में हर व्यक्ति, छोटे से छोटा बच्चा
झंडा लेके घूम रहा है, गाड़ियों पे झंडे दिख रहे हैं, अपनी कारों पे दिख रहे हैं, घरों घर झंडे दिख रहे हैं जी। अब आपकी बात पे आता हूँ कि आपने जो बात कही सुनीता जी, जो आपने कहा कि देश हमारा अखंडता, एकता में अखंडता की बात करने वाला देश है, बिल्कुल। तो खोने के लिए हमने खोया तो पाकिस्तान, जो हमारे देश का टुकड़ा, जो हमारे देश से अलग होकर विभाजित हुआ, विभाजित करने वाले कौन थे? जिन्ना, जवाहरलाल जी नेहरू और हम जिन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं गांधी जी। कहीं ना कहीं कोई समझौता हुआ और हमारे देश का वो टुकड़ा हुआ। पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर, वो भी हमारे देश ने खोया, आज हमसे वो अलग है। कश्मीर भी हमने खो दिया था जी। किंतु देश में एक राष्ट्रवादी सरकार आई और कश्मीर हमने वापस ले लिया, धारा 370 वहां से हट गई। और जो हम लोग सपना देखते थे कि एक विधान, एक प्रधान और एक निशान, मतलब तिरंगा, हमारे विश्व पटल पर तिरंगे की पहचान अलग होनी चाहिए। कश्मीर में तिरंगा लाल चौक पे नहीं फहराया जाता था, लेकिन धारा 370 हटते से ही तिरंगा वहां पर फहराने लगा और जगह जगह आज तिरंगे को जो है वो सम्मान मिलने लगा, जो अन्य देशों में था। संविधान भी जो हमारे देश का संविधान है वो देश का संविधान हो गया। अब मैं आपकी बात पे आता हूं, जो आपने कहा कि खोने के लिए हमारे पास कुछ अगर चिंतन करने के लिए या दुख प्रकट करने के लिए, तो जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित लोग हैं जी। वो हमारे देश पर कहीं ना कहीं दाग लगाने का प्रयास करते हैं। जो भारत विश्व गुरु बनने की कगार में है उस पर कहीं ना कहीं धब्बा लग जाए, कहीं ना कहीं जो है, जिस प्रकार अभी आप पुरानी बात क्यों कर रहे हैं, अभी 2 दिन पहले एक मुहर्रम के जुलूस में जो है वो नारे लगे, कहीं कहीं जो है पंचायत चुनाव हुए उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे जीतने वाले। तो ये किस प्रकार के राष्ट्र विरोधी जो लोग हैं, इन राष्ट्र विरोधियों की पहचान करनी पड़ेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और बात कहना चाहूंगा कि आप देखिएगा, ये राष्ट्रभक्त जो लोग होंगे, चाहे वो हिंदू होगा, मुस्लिम होगा, सिख होगा, ईसाई होगा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम कहते हैं आपस में भाई भाई, और ये भारत माता है। इस भारत माता के आंचल में चारों हम भाई मिलकर खेलते हैं। मां किसी से कभी भेदभाव नहीं करती। अगर मां के 4 बेटे हैं तो वो अपना प्रेम चारों के प्रति उतना प्रदर्शित करती है, लेकिन उसमें से कौन सा बेटा मां के प्रति दुर्भाव रखता है, वो उस बेटे की जिम्मेदारी बनती है कि उसको मां के प्रति अपना जो है साधुवाद रखना चाहिए, प्रेम रखना चाहिए, स्नेह रखना चाहिए। लेकिन जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं, आज भी आप देखेंगे कई जगह पे तिरंगा हमारे अपने घरों में क्यों नहीं लगा रहे आप? क्या नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया इसलिए नहीं लगा रहे? ये राष्ट्र ध्वज है, इसमें आपको, और वो देश का प्रधानमंत्री है आज माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। देश में जो प्रधानमंत्री होगा वो पूरे देश के प्रधानमंत्री होंगे। जैसे पिता की एक जिम्मेदारी होती है, जैसे मां की एक जिम्मेदारी होती है, वो चारों बच्चों को अपने एक जैसी निगाह से देखती है, उनकी जिम्मेदारी पूर्ण करती है। तो नरेंद्र मोदी जी जो योजनाएं चल रही है, या सरकार की जो योजना चल रही है, चाहे कांग्रेस के जहां पर शासन है वहां पर अगर योजना चल रही है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, या जो हिंदू है उनको नहीं मिल रहा है, या मुस्लिम अकेलों को मिल रहा है? या देश में जो योजनाएं चल रही हैं उनमें ऐसा नहीं है कि मुस्लिमों को उनका लाभ नहीं मिल रहा। लेकिन अगर हम राष्ट्र के प्रति सम्मान नहीं रखते, राष्ट्र के प्रति अगर हम विद्वेष रखते हैं, तो आपकी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां सामने आती हैं, और वही जो है हमारे देश को एक भद्दापन महसूस कराने पर मजबूर करती है। हमारे को शर्मिंदगी महसूस करने की जो घटनाएं पिछले महीनों में आपने देखी कि हनुमान जयंती के जुलूसों पे पथराव हुए, किसी का गला काट दिया गया। अगर किसी ने कुछ हमारे धर्म के प्रति आप अनर्गल बयानबाजी करेंगे, और किसी हिंदू समाज के व्यक्ति ने अगर अनर्गल बयान कुछ उसकी प्रतिक्रिया दे दी तो आपने गला काट दिया। ये देश में इस प्रकार की घटनाएं जो हो रही हैं, इससे हमारे देश की बदनामी हो रही है। बाकी देश आज भी राष्ट्रभक्त है, और यहां पर राष्ट्रभक्त खोने की बात आपने कही, तो जो आपका मुद्दा है कि क्या खोया, हमने चंद्रशेखर आजाद खोए, हमने भगत सिंह खोए, हमने राजगुरु खोए, हमने सुखदेव खोए। भगत सिंह को जब चंद्रशेखर आजाद और उनके मित्रों ने कहा कि हम आपको जेल से छुड़ा ले जाएंगे,
उन्होंने कहा कि अगर चंद्रशेखर पंडित जी अगर ये मुझे आप ले गए तो घर घर भगत सिंह कभी पैदा नहीं होंगे। इसलिए उन्होंने 23 वर्ष की आयु में फांसी का फंदा जो है चूम कर और अपने गले में लटका लिया और इस भारत माता की आजादी के लिए शहीद हो गए। ऐसे लोगों को हमने खोया है। राम प्रसाद बिस्मिल को हमने खोया, सुखदेव को हमने खोया, मंगल पांडे को हमने खोया, हमने जो है राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर को खोया, हमने जो है छत्रपति शिवाजी को खोया। ऐसे लोगों को हमने खोया है, तब जाके आज भारत माता उन बेड़ियों से मुक्त हुई है। आज हम 75वां अमृत महोत्सव आजादी का मना रहे हैं और यही मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि जो भी राष्ट्रभक्त है वो अपने घर में तिरंगा अवश्य लगाए। आप कह रहे हैं कि तिरंगा खरीदा क्यों जा रहा है? फ्री में आप क्यों लेना चाहते हैं? आप क्या राष्ट्र के प्रति 20 रुपए 25 रुपए खर्च नहीं कर सकते? अगर आपके मन में राष्ट्र भक्ति की भावना है तो आपको स्वयं अपनी इच्छा से स्टॉल पर जाकर, आज तो जगह जगह तिरंगे मिल रहे हैं। पहले अवश्य हम लोगों को खरीदने में दिक्कत इसलिए होती थी कि खादी का तिरंगा होता था और तिरंगे के नियम बहुत सारे जो है कड़े होते थे। आज भी वो नियम है, आज भी हमको सम्मान तो करना पड़ेगा, लेकिन आज हम पॉलिस्टर के तिरंगे भी हम लगा सकते हैं, टेरिकॉट के तिरंगे भी हम लगा सकते हैं, छोटी साइज में भी हम तिरंगे लगा सकते हैं। तो मेरा आप के चैनल के माध्यम से, वीआईपी न्यूज के चैनल के माध्यम से मैं सभी राष्ट्र भक्तों से निवेदन करूंगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अपने अपने घरों में तिरंगा लगाएं और राष्ट्र के प्रति अपना सम्मान प्रकट करें। बिल्कुल, राष्ट्र के प्रति सम्मान प्रकट करना हम सबके लिए बेहद जरूरी है, लेकिन जो परिदृश्य बन रहा है, क्योंकि संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी तो देता है, लेकिन उस आजादी का हम किस तरीके से फायदा उठाते हैं, कितना उपयोग करते हैं, सही या गलत, ये भी हमको समझना होगा। क्योंकि जिस तरीके से चंद्रशेखर जी ने बात की है, बहुत सारे जो मां भारती के वीर सपूत हैं जिन्होंने अपने बलिदान दिए, जिनकी उम्र थी जब वो युवा अवस्था में थे, लेकिन उस युवा अवस्था को उन्होंने मां भारती के प्रेम में गुजार दिया। कुछ पंक्तियां मुझे याद आती है कि कलम हाथ मर देकर मुझको दुनिया बोली प्रीत लिखो, मैंने लहू में डुबोकर हिंदुस्तान लिखा। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान लिखने के लिए वो जज्बा था, वो प्रेम था। लेकिन आज जब आपको आजादी मिल गई है तो आपको ये नहीं पता कि आजादी का मतलब क्या है, किस तरीके से हम आजादी को मनाएं। इसलिए बेहद जरूरी हो जाता है कि आज के दिन हम वो चिंतन और मंथन करें, क्योंकि 15 अगस्त का जो ये आजाद हिंदुस्तान है, उस अंधेरे को याद करना बेहद जरूरी है, जिसके बाद हमने आजादी की वो सुबह देखी है जिसमें आज हम यहां पर आजाद हिंदुस्तान में बात कर पा रहे हैं और ये कह पा रहे हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक बार फिर मैं पुष्पेंद्र मिश्र जी आपका रुख करना चाहती हूं। जब आजादी हमें मिल गई है, जब आजादी के हम मायने समझने के लायक हुए हैं, तो आखिर क्यों नहीं हम उन मायनों को समझ पा रहे हैं? हिंदुस्तान की जो स्थिति होनी चाहिए थी, आखिर वो बदलती तस्वीर जो हमें देखनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं बिखरती हुई तस्वीर में क्यों नजर आ रही है? आज हिंदू मुस्लिम अलग हो रहे हैं, आज पार्टी के रूप पर जो बिखराव और बदलाव हो रहे हैं। चंद्रशेखर जी का कहना है कि आप झंडा लेने तो पहुंचते हैं, लेकिन उसमें भी आप कहीं ना कहीं एक पॉलिटिक्स, एक राजनीति, एक अलग ही विचारधारा खोज लेते हैं। आखिर इस आजादी का मतलब हम क्यों नहीं समझ पा रहे? जी बिल्कुल, चंद्रशेखर जी ने अभी जो कहा वो सच है, क्योंकि इसका आह्वान जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये सच है कि नरेंद्र मोदी जी एक पार्टी विशेष के हैं, लेकिन वो आज भारत के प्रधानमंत्री हैं। अगर प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने किसी चीज का आह्वान किया है तो वो किसी पार्टी के रूप में नहीं किया है, उन्होंने देश के रूप में किया है और उन्होंने एक पुण्य कार्य के लिए आह्वान किया है। रही बात ये कि जिस चीज को देखिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हमने बहुत सारी आविष्कार कर तो लिए हैं और वो आविष्कार हमारी आवश्यकताओं से जुड़े हुए थे सुनीता जी, लेकिन उन आवश्यकताओं को हम गलत तरीके से अगर ले जाएं तो वो हमारे लिए ही हानिकारक होगा। जैसे एक मोबाइल है, मोबाइल का उपयोग करने के लिए हमें मोबाइल दिया गया, उसका आविष्कार किया गया, लेकिन अगर उसका निरंतरता से उपयोग तो किया जा रहा है लेकिन गलत तरीके के लिए किया जा रहा है तो वो हमारे देश के लिए भी और हमारे लिए भी हानिकारक होगा। ऐसे ही जितने भी उपभोग की चीजें बनाई गई हैं, आविष्कार किया गया है, वह देश ने यह सोचा है कि हमारा देश आगे बढ़ेगा। जैसा कि मान लीजिए कि एक किसी कार्य के लिए 10 मजदूर लगते थे, आज वह मान लीजिए कि कोई भी एक मशीन ऐसी बन जाती है जिसको वो 10 की जगह एक ड्राइवर चला करके और वो सारा काम कर लेता है। तो एक तो कार्य जल्दी होगा, दूसरा कि हमारे आविष्कार के माध्यम से हम उस बिल्डिंग को जल्दी बना पाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम ये देखें, वो 9 मजदूरों का पेट भी मारा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं रोजगार के क्षेत्र में भी हम पीछे हो रहे हैं, आवश्यकताएं हमारी बढ़ती जा रही हैं।
एक तो ये संतोषम परमम सुखम, किसी भी मनुष्य को किसी भी व्यक्ति को अगर देखें तो संतोष नहीं है, पाने की लालसा हो गई है। लेकिन वो पाने की लालसा गलत तरीके से हमें गलत दृष्टिकोण में ले जाती है, गलत रास्ते में ले जाती है, और वो हमारे देश के लिए भी घातक होता है। जब हम जैसा कि 275 रुपए हम 1947 में हमारी एक व्यक्ति की आय थी, आज आपके अनुसार 1 लाख रुपए हो गई है, तो उस 1 लाख रुपए से व्यक्ति को संतुष्ट होना चाहिए। लेकिन वो 1 लाख रुपए से संतुष्ट नहीं हो रहा है, उसको ये लगता है कि हम 10 लाख कमाएं, 1 करोड़ कमाएं, 10 करोड़ कमाएं। उसके लिए वो गलत तरीका भी उपयोग कर रहा है कि उसको 10 करोड़ कैसे आए। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो व्यक्ति के लेकर, एक व्यक्ति को लेकर के, एक व्यक्ति से ही पूरे देश का निर्माण होता है। व्यक्ति 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 करके आज हम कितने करोड़ पे खड़े हैं? 136 करोड़ पे खड़े हैं। 136 करोड़ अगर अपनी मानसिकताओं को बल दें और सकारात्मक दृष्टिकोण से देश के लिए सोचें, अपने देश की अखंडता के लिए सोचें और अपने समाज के लिए सोचें, तो सच में अगर ये जो हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, है और रहेगा, उसको एक ऐसा स्वरूप दिया जाएगा। अगर आप हम राजनीति को छोड़ दो, राजनीतिक लोग तो राजनीति करेंगे ही, चाहे वह किसी भी क्षेत्र के माध्यम से हो, किसी भी पार्टी के माध्यम से हो। लेकिन अगर राजनीतिक व्यक्ति है तो राजनीति करेगा, उसके स्वभाव में है, उसके ब्लड में है राजनीति करना। तो अगर हम देश के लिए सोचते हैं, देश की सेवा करने के लिए सोचते हैं, तो हमें अपने तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, यह जो पंक्ति है उसको चरितार्थ करिए। हर व्यक्ति के मन मस्तिष्क में यह पंक्ति चरितार्थ होनी चाहिए। हम देश के लिए एक अपने आप को यह सोचना चाहिए कि हम अगर 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में हम अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए जैसे निकालते हैं, वैसे ही अगर 2, 4, 5 घंटे हम अपने देश के लिए निकालें तो ये अपने लिए भी एक कृतज्ञ रहेंगे, हम अपने देश के लिए कृतज्ञ रहेंगे और आने वाले पीढ़ी के लिए भी हम कृतज्ञ रहेंगे। अगर हम अपने घर को अच्छे से संवारते हैं तो देश, अगर हम अपने घर को संवारते हैं तो हमारा घर कहां है? हमारे देश में है। हमारा देश अगर संवरेगा तो हमारा घर संवरेगा, हमारा घर संवरेगा तो हमारा परिवार संवरेगा, और हमारा ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को संवारने की चिंता हर व्यक्ति को होनी चाहिए। बिल्कुल, हर व्यक्ति को होनी चाहिए। और ये हमें इस आजाद हिंदुस्तान में जब हम सांस ले रहे हैं तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि आजादी इतनी आसानी से नहीं पाई है, बहुत सारे बलिदान हमने दिए हैं, तब हम आज आजाद हैं। जब हिंदुस्तान की बात होती है तो हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान, यहां पर सबसे फख्र के साथ हम कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं। लेकिन हिंदी का अगर जिक्र कर लें, यहां पर महेंद्र मिश्र जी आपका रुख करना चाहूंगी। जब हम देखते हैं कि हिंदी जो कि आन बान शान का प्रतीक है, भारत की भाषा है, लेकिन हमें हिंदी बोलने में शर्म आती है। अदालतों में आप देखिए, जजमेंट जो आज तक हो रहे हैं वो भी हिंदी में नहीं होते, अंग्रेजी में होते हैं। उस अंग्रेजी में जिन अंग्रेजों की गुलामी से हम आजाद हुए, हमने इतने अथक प्रयास किए, इतने बलिदान दिए, आज इस परिदृश्य में क्या कहेंगे? आखिर आजाद हिंदुस्तान के बाद 75 वर्ष तो बीत गए, लेकिन हम ये फैसला नहीं ले पाए कि हिंदी में ही सारे जजमेंट होने चाहिए और हम आजाद हिंदुस्तान में हिंदी को फख्र के साथ कह सके। जी, आपकी बात पे मैं बिल्कुल सहमत करता हूँ। और आज भारत की बात अगर करें तो जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, जितने राज्य हैं, हर राज्यों में चूंकि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को कहा तो गया है, लेकिन उसको पूरी तरीके से लागू कराने में कहीं भी वो नहीं किया गया। अक्सर मूल रूप से अंग्रेजी का उपयोग किया जा रहा है, जबकि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी है। हिंदी में किसी तरह कोई पत्राचार नहीं होता। आज अगर अपन किसी जजमेंट की बात करें, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, तो सारे जजमेंट इंग्लिश में किए जाते हैं, अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जाता है, जबकि एक आम आदमी भी वहाँ तक पहुँचता है। वहाँ जो बहस होती है, जो चर्चा का विषय होता है, वहाँ भी अंग्रेजी भाषा से ही किया जाता है, जबकि हिंदी भाषा में भी उन्हीं बातों का रूपांतरण करके किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं, चाहे सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, चाहे सर्वोच्च संस्थान की बात करें, चाहे सर्वोच्च व्यापारिक केंद्रों की बात करें, कहीं ना कहीं अंग्रेजी भाषा को महत्व बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है। प्रथम पंक्ति में इसके महत्व की आवश्यकता है। जब ग्लोबल की बात करेंगे, पूरे भारत के पूरे विश्व की बात करेंगे, जहाँ भारत को प्रस्तुत करना है, वहाँ अंग्रेजी भाषा की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे भारत से बाहर जाते हैं वहाँ के देशों में अंग्रेजी भाषा को महत्व रूप से रख के ही किसी बात को रखा जा सकता है। लेकिन आज इस बात को कहीं ना कहीं हमारे जो पुराने, चाहे अपन किसी की बात करें, अपने जो लोगों ने राष्ट्र के लिए बाहर जाके अपना उद्बोधन दिया है, हिंदी में उद्बोधन दिया, उसको भी लोगों ने स्वीकार किया है। हिंदी भाषा से हमें किसी बात को, हिंदी भाषा को यदि हम राष्ट्रीय भाषा के रूप में माने हैं, तो हमें उसको पूरे प्रदेशों में, पूरे केंद्र शासित प्रदेशों में उसको मुख्य रूप से रखना चाहिए कि हिंदी भाषा अनिवार्य रूप से उसका स्थान दिया जाए।
भाषा, हर भाषा भाषी के लोग हैं, क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व दिया जाता है। तो इस बात का ही बहुत बड़ा हुआ है। दूसरी एक बात और है, कहीं ना कहीं जो हमें उस 75 सालों में जो प्रगति का मूलभूत आधार नहीं दिखता है, उसके पीछे वजह ये है कि अगर हम कल कारखानों की बात करें, अगर व्यावसायिक रूप स्वरूप की बात करें, मशीनी कल पुर्जों की बात करें, तो उसमें से जो प्रथम पंक्ति का व्यवसायी है, जो सक्षम है, जो पूरी तरीके से जिसका अपना एक बहुत बड़ा स्वरूप है, उस तरह के व्यवसायी तो आज की डेट पे संपन्न हुए हैं। उनका ग्रोथ रेट बहुत तेज़ी से बढ़ा है। चाहे अडानी अंबानी या किसी भी जो देश के हमारे प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान है, उनका स्थान बढ़ा है। लेकिन अगर एक किसान की बात करें तो उसका ग्रोथ रेट, उसका जो रेशियो है, बहुत कम बढ़ा है, क्योंकि वहाँ तक जाके उसकी मॉनिटरिंग, उसकी व्यवस्था की चिंता नहीं की गई है। आज अगर पूरे देश की बात करें, प्रदेश सरकार की बात करें, प्रदेश के एक विधायक की बात करें, एक जनप्रतिनिधि की बात करें, ग्राम पंचायत शासन व्यवस्था लागू की गई है, पंचायत व्यवस्था के बाद जिला पंचायत की व्यवस्था की गई, तो पंचायत व्यवस्था में भी योजनाएं तो सारी दी गई हैं। आज हम इस बात को फख्र के साथ कह सकते हैं कि एक व्यक्ति तक हर चीज़ को रखा गया है। जो चीज़ें गलत तरीके से प्रस्तुत की जाती है, उनका सही रूप दिया गया है। आज सूचना प्रौद्योगिकी के इस लेवल पे ले जाया गया है कि जिससे हर व्यक्ति तक वो चीज़ें पहुंची गई है। लेकिन आज हमारे पास संसाधन हो गए, तो संसाधन का सही उपयोग, सही मार्गदर्शन, सही व्यवस्थाओं की आवश्यकता है, जो नहीं हो पा रही है। तो मैं आपके माध्यम से इस बात को चाहूँगा कि इस बात को भी रखा जाए कि जो चीज़ें व्यवस्थाएं दी, आज ये मोबाइल से हर व्यक्ति तक इंटरनेट से पहुंच गया। हर व्यक्ति को देश की सारी चीज़ें, सारी खबरें, सारी बातें 2 मिनट में पहुंच जाती हैं। तो कहीं ना कहीं उसके विकास की बात को भी पहुंचाना चाहिए, उस व्यवस्थाओं को भी पहुंचाना चाहिए, जिससे निचली पंक्ति का बैठा हुआ व्यक्ति भी सक्षम हो और मध्यम परिवार भी अपने आप में सक्षम हो। मध्यम से जो नीचे स्तर का व्यक्ति है, वो आज की डेट पे बहुत परेशान है। चाहे महंगाई की बात को लेके करें, चाहे किसी व्यवसायिक बात को लेके करें, चाहे उसके अपने खुद की बात को। अभी आप पिछले 2 सालों में जो महामारी हुई है, कोविड की महामारी हुई, उस महामारी की स्थिति ये हो गई कि एक सामान्य व्यक्ति का जीवन स्तर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। उसके पास अपने जीवन के कोई साधन नहीं बचे हैं, उसको व्यवसायिक स्वरूप उसका नहीं रह गया है। तो कहीं ना कहीं आज चिंतन की आवश्यकता है। इस 75वें वर्ष में पूरे देश के प्रधानमंत्री जी को, पूरे देश को, जो भी मुख्य पदों पे बैठे हुए, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे योजना बनाने वाले लोग हों, उनको भी इस बात की बड़ी सख्त आवश्यकता है कि उस व्यक्ति को देखें जो इस भीषण महामारी में जो व्यक्ति कमज़ोर हो चुका है, उसको भी जीवन आर्जन के लिए खड़े करने की बड़ी सख्त आवश्यकता है। बिल्कुल, तो बहुत से ऐसे मायने हैं जहां पर चिंतन और मंथन की आवश्यकता है। मैं चंद्रशेखर जी के पास एक बार फिर जाना चाहूंगी। आजाद हिंदुस्तान की जो एक परिकल्पना थी, वो बंटवारे का दंश देखने के बाद हुई, लेकिन अब जो हिंदुस्तान है, वहां पर भी कहीं ना कहीं चंद्रशेखर जी, बंटवारे की नियत से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं फूट डालने का प्रयास करते हैं और हमारी आजादी को खंड खंड करने का प्रयास किया। आपने बहुत खूबसूरत बात की थी कि यहां पर एकता, अनेकता में एकता की हम बात करते हैं। हिंदुस्तान वो दृश्य था जहां पर हम दीपावली की गुजिया एक साथ खाया करते थे और ईद की हम सेवई एक साथ बांटकर खाया करते थे। लेकिन आज आप देखिए किस तरीके से एक जहर जो भर गया है, कहीं ना कहीं एक स्लो पॉइजन पूरे हवा में फैलता नजर आ रहा है। क्या कहेंगे आप, जो अंग्रेज हमें छोड़कर गए थे कि बंटवारा होना चाहिए, आजादी तो हमने आपको दे दी लेकिन हम आपको सुकून नहीं देंगे, क्या इस आजाद हिंदुस्तान में जब संविधान का निर्माण हुआ उसके बाद उस संविधान को हम नहीं समझ पा रहे हैं, आजादी के मायने को नहीं समझ पा रहे हैं और एक दूसरे से लड़ रहे हैं? जिस परिकल्पना के साथ हिंदुस्तान आजाद हुआ था, अनेकता में एकता वाला देश, कहीं ना कहीं खंड खंड होता नजर आ रहा है, अखंडता भंग होती नजर आ रही है। सुनीता जी, कभी कभी मन में विचार आता है कि जब पाकिस्तान जिस बात को लेकर अलग हुआ था, वो शायद बात आधी अधूरी रह गई। अगर पाकिस्तान मुस्लिम देश बनने के लिए अलग हुआ था, तो फिर हिंदुस्तान में मुस्लिमों को क्यों रखा गया? शायद ये जो पुनरावृत्ति हो रही है, वो पाकिस्तान को देखकर हो रही है। कुछ लोग तो हिंदुस्तान में जो राष्ट्रवादी मुसलमान है, मुझे कोई कहने में संशय नहीं है, राष्ट्रवादी मुस्लिम कह रहा हूं मैं, जो राष्ट्र से, हमारे राष्ट्र से प्रेम करते हैं, वो आज भी सांप्रदायिक सौहार्द की अगर बात करते हैं तो उन्हें मालूम है कि अगर हमारे घर के बाजू में हिंदू परिवार रहता है तो वो हमारी सुरक्षा करेगा और हम उसकी सुरक्षा करेंगे। लेकिन जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित है, वो एक परिकल्पना लेके चल रहे हैं, एक विचार लेके चल रहे हैं कि हमारी जनसंख्या अगर ज्यादा होगी तो हम फिर इस देश के टुकड़े करेंगे और अपने देश, एक अलग मुस्लिम देश की मांग करेंगे। ये दंश जो हम सह रहे हैं, जो ये कांटा आज भी हमारे को लगा हुआ है,
जो कि पक चुका है और अभी भी वो घाव खत्म नहीं हुआ, उसका कारण है, मुझे कहना पड़ रहा है कि अगर शायद महात्मा गांधी उस समय ये निर्णय उचित कर लेते कि मुस्लिमों के लिए देश बना है तो सभी मुस्लिमों को वहां पर प्रवेश करा दिया जाए, लेकिन जिसको जाना है वो चले जाए और जिसको रुकना है वो रुक जाए। तो जिनके मन में आज ये बात है कि हमने अपने बल पर पाकिस्तान ले लिया, जिन्ना की जीत समझते हैं वो उसको, और आज भी हमारे हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों वाले, जो पाकिस्तान अगर क्रिकेट में जीतता तो यहां पर मिठाइयां बांटते हैं जी, यहां पर फटाके फोड़ते हैं, खुशियां मनाते हैं। अरे आपको काफिर बोला जाता है, हिंदुस्तान के मुसलमान को पाकिस्तान में काफिर बोला जाता है, वहां पर आपको कोई 2 रोटी भी नहीं देगा। और हिंदुस्तान, मैं फिर कहूंगा कि यह भारत मां है, पूरे विश्व में एकमात्र हमारा देश है जिसको कि हम मां के रूप में कहते हैं। हमारे नदी को हम मां के रूप में कहते हैं। सबसे जो यहाँ पर चिंतन का विषय यही है कि जहां पर हमें आजादी के बाद शिक्षा की बात होनी चाहिए, जहां पर हमें तमाम ऐसे परिदृश्य की बात होनी चाहिए जहां पर हम आगे बढ़े, हम हिंदू मुस्लिम पर उलझे हुए। सुनीता जी, आज जनसंख्या वृद्धि की बात हो रही है जी, कि हमारा वोट बैंक हम इतना बना लें कि हमारी सरकारें आ जाएं, हमारा प्रतिनिधित्व हो जाए, हम इस देश पर शासन करने लगे तो हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। लेकिन चिंता मत करो, साम दाम दंड भेद, और भारतीय संस्कृति और भारत फिर भी अभेद, इसको कोई भेद नहीं पाएगा। अंग्रेजों ने कोशिश कर ली, फूट डालो नीति करो, फूट डाली भी, नीति कर भी ली, लेकिन जब देश का युवा जागृत हुआ और जब देश के स्वाभिमान पर बात आई तो भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल्लाह खां, वो भी एक राष्ट्रभक्त मुस्लिम थे। एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे उनका नाम पूरे देश में, क्या पूरे विश्व में मिसाइल मैन के नाम से सम्मान से लिया जाता है। आज हमारे बच्चों को हम पढ़ाते हैं कि उनको पूरी गीता कंठस्थ थी, भागवत उनने कई बार पढ़ चुकी थी, रामायण उनने कई बार पढ़ चुकी थी, और पुष्पक विमान की जो रामायण में जो वृतांत है उसको लेकर उनने अपने मन में अनुसरण किया कि पुष्पक विमान, उस समय जब पुष्पक विमान था तो कैसे मिसाइलों का निर्माण किया जाए, कैसे क्या किया जाए। और आप देखिए कि विश्व में सबसे बड़ा नाम मिसाइल मैन के नाम पर अगर जाना जाता है तो एपीजे अब्दुल कलाम का नाम जाना जाता है। क्या हिंदुस्तान का हिंदू उनको सर्वमान्य अपने हृदय में विराजमान नहीं करता? और राष्ट्रपति जैसे पद पर रहने के पश्चात उनकी जो तनख्वाह मिलती थी उससे वो विकास कार्य करते थे, गरीब बच्चों को पढ़ाते थे, स्कूल खुलवाते थे। उनकी जब संपत्ति, जब रिटायर हुए, जब उनका पद परिवर्तित हुआ, जब उनकी संपत्ति देखी गई तो संपत्ति के नाम पर उनके पास फिर भी कुछ नहीं था। ऐसे राष्ट्रभक्त मुस्लिमों का हिंदुस्तान में हमेशा सम्मान है और हमेशा सम्मान रहेगा। लेकिन राष्ट्र विरोधी कितना भी प्रयास कर ले। दूसरी बात सुनीता जी, मैं ये भी कहूंगा कि सांप्रदायिक सौहार्द, हमेशा हम सांप्रदायिक सौहार्द को स्वीकार करते हैं और हम आने वाले समय में भी स्वीकार करेंगे। लेकिन कुछ पीढ़ी अगर गलत आ गई तो ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से चुटकी बजती है। बिल्कुल। तो सांप्रदायिक सौहार्द आप बनाने का अगर प्रयास करेंगे तो हम बनाए रखेंगे। हम ये देश के राष्ट्रभक्त मुस्लिमों से ये निवेदन करेंगे कि राष्ट्र की अखंडता को हमेशा अखंड रखने का प्रयास करें, और दूसरे जो विरोधी हैं, जो राष्ट्र में विरोध पैदा करना चाहते, राष्ट्र को खंडित करना चाहते, उनके बहकावे में ना आए और भारत माता की जय और वंदे मातरम कहने में कहीं परहेज ना करें। नहीं तो हम चुनाव लड़ने के टाइम तो बात करेंगे कि वंदे मातरम और भारत माता की जय हम नहीं बोलेंगे, हमारे जब चुनाव लड़ेंगे तो हम कहेंगे और चुनरी भी ओढ़ेंगे, तिलक भी लगाएंगे। आज हम वो बात ना करें क्योंकि कहीं ना कहीं आज हम आजादी का जश्न मना रहे हैं। हमारी अखंडता को ऐसे ही लोग जो है वो खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज हम बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम ना होके हम हिंदुस्तानी कहलाएं, हम भारतवासी कहलाएं, और भारत किस तरीके से आजादी के बाद अपने जिस पथ पर बढ़ना चाहिए, विकास का पथ है, जो पथ है वो हिंदुस्तान की आजादी के बाद से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी,
ये हिंदुस्तान हमारा। तो ये हिंदुस्तान सभी का है, हिंदू का भी है, मुस्लिम का भी है, सिख का भी है, ईसाई का है। हम चारों भाई हैं, लेकिन भाई के तरह अगर आप भाई रहेंगे तो आपका सहर्ष हृदय में स्वागत है। आपको हम बलगैया भी लगाएंगे और माँ तो आपको हमेशा प्रेम स्नेह अपना प्रदर्शित करती बहुत सुंदर बात। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ चंद्रशेखर तिवारी जी जुड़े, पंडित महेंद्र मिश्र जी, पंडित पुष्पेंद्र मिश्र जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कहीं मुझे पंक्तियां याद आती हैं जब आजादी की बात करते हैं, आजाद हिंदुस्तान की बात करते हैं, भले ही कोई हमारे बीच कितने भी बंटवारे की बात करे, कितने भी फूट की बात करे, लेकिन किसी महाकवि की मुझे पंक्तियां याद आती हैं कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। और ये बात ना मानी गई तो इसमें नुकसान सबका है। और जो नदियां आकर मिलती हैं वो दिखलाई नहीं देती, जो नदियां आकर मिलती हैं वो दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। और आप सभी को आजादी का जश्न मनाते हुए ये जज्बा, ये बात अपने मन में याद रखनी है कि किसी के बहकावे में ना आकर भारतवासी कहलाएं, हिंदुस्तानी कहलाएं और गौर से कहें, फक्र से कहें, जय हिंद, जय भारत।